गुमराह एपिसोड 225। दोबारा होश आने पर मैंने खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया, इस तरह कि मैं कुर्सी पर सीधा बैठा था। मेरे दोनों हाथ पुश्त पर ले जाकर बांध दिए गए थे और मुझे कुर्सी की पुश्त के साथ जकड़ दिया गया था कि मेरे लिए हिलना जुलना तक मुमकिन नहीं रहा था। मेरे सामने ज़हीर अहमद खड़ा मजाकाखेज़ अंदाज में मुझे देख रहा था। उसके साथ ही वो स्यापोश झाड़ झंकार दाढ़ी मूछों वाला भी मौजूद था, जिसने मुझे धक्का देकर कार के अंदर फेंका था। उसके अलावा दो लहीम शहीम आदमी और भी थे। उनके जिस्म फौलाद से बने दिखाई देते थे। उनमें से एक के हाथ में पानी का जग था। उन्होंने मेरे मुंह पर छींटे मार मार कर मुझे होश दिलाया था। पता नहीं वो कौन सी जगह थी जहां उन्होंने मुझे यूं बेबस करके ला डाला था। मुझे होश में देखकर ज़हीर बोला, क्या हाल है जनाब तीसमार खान जिलानी साहब? उसका लहजा तज़हीक और तहक़ीर से मामूर था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो ज़हीर अहमद? मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? दुश्मनी? हाँ, दुश्मनी तो कोई भी नहीं है हमारे दरमियान, मगर मेरे खाते में कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ है तुम्हारा। कुछ कर्ज निकलता मेरा तुम्हारी तरफ। वो कर्ज अदा नहीं करोगे क्या इनकार कर दोगे उससे? मैंने कोई ज्यादती नहीं की थी तुमसे, बस अपना बंदा ही वसूल करके ले गया था, और ये तो फर्ज था मेरा। हाँ, तुम सच कहते हो, यकीनन वो तुम्हारा फर्ज था, और अब मुझ पर फर्ज हो गया है कि मैं तुमसे उस रोज का हिसाब करूं। आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर लड़ना चाहते हो मुझसे तो पहले मुझे आज़ाद करो। यूं बेबस करके मारना मर्दों का शेवा तो नहीं है। तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूंगा जिलानी, मगर तुम भी पहले मुझे वो हुनर सिखा दो जिससे उस रोज़ तुमने मुझे पलक झपकते में बेखबर कर दिया था। वो कोई हुनर नहीं था, बस कोई हाथ ही कारगर पड़ गया था मेरा। शायद तुम्हारी गर्दन की कोई नाजुक रग आ गई थी जद में। हाँ, मैं उसी रग के बारे में पूछ रहा हूँ तुमसे। वो इत्तेफाकन नहीं आई थी जद में, ये यकीन है मुझे। यकीन करो यार, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। मुझे तो खबर भी नहीं थी कि मैं क्या कर बैठा हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं पता था कि तुम्हारा अंगूठा क्या हरकत कर रहा है मेरे साथ? यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता था। उसने आगे बढ़कर पूरे जोर से उल्टे हाथ का एक झापड़ मेरे मुंह पर रसीद कर दिया। कुत्ते के बच्चे, यूं नहीं बताएगा तू? फिर वो स्यापोश से बोला, जानू, इस साले की खाल उतार दे बदन से। मैं देखूंगा आज ये कुत्ता कैसे बच के जाएगा यहाँ से। बड़ा रुस्तम जमा का साला बना फिरता है। स्यापोश जानू ने अलहदा खड़े दोनों अफराद में से एक को मुखातिब किया, ओए बादल, ला जरा वो रस्सी तो उठा के, जिससे लटका के खाल उतारते हम बकरों की। बादल वो शख्स था जो जग वाले के साथ खड़ा था। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, अभी लाया उस्ताद। और देख, खूब मजबूत रस्सी लाना, ऐसी के बोझ सहार ले इसका। बड़ा पला हुआ सांड है ये। मैंने ज़हीर से कहा, ज़हीर अहमद, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरी दुश्मनी की कोई वजह नहीं थी अब तक। तूने मेरे यार आबी के साथ जो कुछ किया वो मैंने इसलिए भुला दिया था कि उसके पीछे धुम्मन और आलिया मौजूद थे। मेरी असल दुश्मनी उनसे थी। अगर वो तुझे दरमियान में ना लाते तो मैं जानता भी नहीं था कि ज़हीर अहमद नाम का कोई बंदा पैदा भी किया है खुदा ने। ये बात तो तुमने ठीक कही जिलानी, हमारे तारुफ का जरिया वही दोनों बने थे। और अब मैं चाहता हूँ जब हमारे दरमियान शनासाई का रिश्ता कायम हो ही गया है तो हमें एक दूसरे से पूरी तरह वाकफियत हो जानी चाहिए। अगर वाकफियत ही हासिल करना है तो मेरे ये जकड़बंद खोल दे, फिर मैं ज़्यादा अच्छी तरह तारुफ पेश कर सकूंगा अपना। वो हंस दिया, ओए पेंडू, ऐसा उल्लू का पट्टा दिखाई देता हूँ मैं तुझे? मुझे तो तू किसी मखनस की औलाद दिखाई देता है। उल्लू तो बहुत ज़हीन परिंदा है, तू उसका पट्टा नहीं हो सकता। मेरी इस बात ने ज़हीर अहमद की खोपड़ी सुलगा दी। उसने एक और झापड़ पूरे जोर से मेरे मुंह पे दे मारा। बकवास बंद कर अपनी, नहीं तो जुबान खींच लूंगा। तू जानता नहीं है मुझे अभी, वरना ये जुबान तालू से चिपक कर रह जाती तेरी। उसका वो हाथ इतनी जोर से पड़ा मेरे मुंह पर कि मैं कुर्सी समेत उलट कर पीछे जा गिरा। मेरे इस तरह गिरने से कुर्सी की पुष्ट टूटकर अलग हो गई। कुर्सी के टूटने से वो रस्सी जिससे उन्होंने मुझे लपेट रखा था ढीली पड़ गई, और जैसे ही मैं संभल कर सीधा हुआ मुझे अपने हाथों की बंदिशें खुलती हुई महसूस हुई। उन्होंने मेरे हाथ किसी अलहदा रस्सी से नहीं बांधे थे, बल्कि वही रस्सी जिससे मुझे कुर्सी के साथ बांधा गया था मेरे हाथों के गिर्द भी लपेट दी गई थी। उन्होंने अपनी ताकत के ज़ुम्मे इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि कुर्सी टूटने के बाद मेरे हाथ बंदिशों से आज़ाद हो सकते हैं। वो मेरे इस तरह गिरने पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उनके कहकहे कानों के पर्दे फाड़ डालते थे। मैंने बैठे ही बैठे अपने हाथों को आज़ाद करके बदन को यूं समेटा कि रस्सी फिसलकर नीचे मेरी कमर पर आन गिरी। मैं फौरन उछलकर खड़ा हो गया। कुर्सी की टूटी हुई पुष्ट पीछे जा गिरी और रस्सी मेरे पैरों में आ गई। मुझे यूं आज़ाद होता देखकर उनके कहकहे एकदम रुक गए। ज़हीर ने हैरत से आंखें फाड़कर मुझे देखा। एक लम्हे के लिए वो तीनों के तीनों सन्नाटे में आ गए, और फुर्सत का यही एक लम्हा मुझे दरकार था। मैं चीते किसी फुर्ती से जस्त भर के ज़हीर अहमद पर जा पड़ा। मेरा ज़बरदस्त घूंसा उसके मुंह पर पड़ा तो वो पीछे उलट गया। मैंने फौरन घूमकर लात चला दी। वो उस शख्स के पेट पर लगी जो पानी का जग उठाए खड़ा था। उसके हाथ से जग छूट गया और दोनों हाथों से वो पेट पकड़कर दोहरा हो गया।
मेरा दूसरा हाथ उस जानू की तरफ चला, मगर वो होशियार होकर अपनी जगह छोड़ गया था। मैं झोंक में 2 कदम आगे बढ़ गया। उसी लम्हे मेरी कमर पर जानू की लात पड़ी। मैं लड़खड़ा कर गिरा तो जहीर अहमद, जो संभल कर उठ रहा था, मेरे नीचे आ गया। मैंने बिजली की सी तेजी से उसकी गर्दन दबोच कर लोट लगाई और उसे अपने ऊपर ले लिया। साथ ही साथ मेरा अंगूठा उसकी रग पर जा टेका। वो हाथ पैर चलाए बगैर साकित हो गया। इसी असना में जानू मेरे करीब आ चुका था। मैंने जहीर को दोनों हाथों और पैरों पर रखकर उस पर उछाल दिया और उनका हशर देखे बगैर लोट लगाकर उन लोगों से दूर चला गया। ये मेरे हक में अच्छा ही हुआ। अगर मैं उनका हशर देखने के लिए एक लम्हे भी वहां रुका रहता तो उनके तीसरे साथी का फेंका हुआ जग मेरी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा देता। उस खबीस ने वो स्टील का जग पूरी कुव्वत से फेंका था मेरे सर पर। मैं जल्दी से उठकर उस पर झपट पड़ा। मेरी पहली ही लात उसके पेट पर ऐसी लगी कि उसे सीधा नहीं होने दे रही थी। वो एक हाथ से अपना पेट पकड़े पकड़े दोबारा जग उठाने के लिए आगे बढ़ा था, मगर मैंने एक ही हाथ मुझे जमीन से लगा दिया। लेकिन वो जानू कुछ ज्यादा ही सख्त जान वाकई हुआ था। मेरे उसकी तरफ मुतवज्जो होने से पहले ही वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और इस बार उसे कुछ अकल आ गई थी। लिहाजा उसने अंधाधुंध मुझ पर झपटने के बजाय पिस्तौल निकालकर मुझ पर सीधा कर दिया। बस करो बंदर के बच्चे, रुक जा वहीं पर, नहीं तो गोली मार दूंगा सीने में साले के। पिस्तौल देखकर मैं ठिठका। फौरन मेरा ध्यान अपनी उंगली में पड़ी तिलिस्मी अंगूठी की तरफ गया। वह हनूस मेरी उंगली में मौजूद थी। ये उन्होंने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की थी कि मेरी बेहोशी के दौरान मुझे रस्सियों में लपेटते हुए उनमें से किसी के दिल में यह ख्याल नहीं आया कि उस अंगूठी को मेरी उंगली से उतार लिया जाए। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और जानू के पिस्तौल को देखकर हकारत से हंस दिया। इसे वापस रख ले बच्चे, अब इन औजारों के लिए कोई ऐसी गोली ईजाद नहीं हुई जो गुलाम जिलानी का सीना छेद सके। मैं उसके पिस्तौल को नजरअंदाज करके उसकी तरफ बढ़ा तो वो कुछ परेशान सा नजर आने लगा। ये उसके लिए बिल्कुल ही नया तजुर्बा था। मेरा इत्मीनान उसे परेशान कर गया था। उसे फौरन ही बुलेट प्रूफ का ख्याल आया था शायद। उसने जल्दी से संभल कर अपने पिस्तौल का रुख मेरे सर की तरफ करके कहा, चालाकी दिखाता है जानू को, बुलेट प्रूफ पहनकर रोब में लेना चाहता है। अगर तेरा सीना नहीं छेद सकती इस पिस्तौल की गोली तो भेजा तो बाहर निकाल ही सकती है ना। ओ बस कर यार, रख ले इस खिलौने को वापस, ये कोई मदद नहीं कर सकेगा तेरी। मैं कहता हूँ रुक जा जिलानी, मैं कोई रियायत नहीं करूंगा, ये नारियल खोल दूंगा तेरा। अच्छा, अब तक तू रियायत करता रहा मेरे साथ, ऐसा कौन सा नाजुक रिश्ता है तेरा मेरे साथ। बकवास मत कर, ये जहीर साहब अगर मुझे मना ना करते तो मैं तुझे होश में आने ही ना देता कमीने। मैं उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। उसने देखा कि मेरे कदम रुकने में नहीं आ रहे तो मेरे सर का निशाना लेकर उसने पिस्तौल की लबलबी दबानी चाही, मगर वो किसी तरह नहीं दब रही थी। वो पूरी तरह ताकत सर्व किए दे रहा था मगर उसे कामयाबी नहीं हो रही थी। झंझला के उसने पिस्तौल को देखा। बज़ाहिर उसमें कोई खराबी नजर नहीं आई उसे। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओए कभी सफाई भी कर लिया कर इसकी मेरे यार, तेल शेल भी दे दिया कर इसे, कभी बड़ी सेवा करनी पड़ती इस औजार की, ऐसे ही हुक्म मानकर नहीं चल जाता हर किसी पर। वो हैरत और खौफ से आंखें फाड़ फाड़ कर कभी मुझे और कभी पिस्तौल को देख रहा था। फिर उसने अचानक वो पिस्तौल मुझ पर खींच मारा। मैं उसके करीब आ गया था कि वो मेरे हाथ की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं था और हालत उसकी ऐसी थी कि मैं उसकी तरफ से किसी अचानक कार्रवाई की तवक्को नहीं कर रहा था। बस यही एतमाद चोट दे गया मुझे। पिस्तौल इतने जोर से मेरे सीने पे आके लगा कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सीने के पिंजर की कोई हड्डी दगा दे गई है मुझे। मेरा दायां हाथ बेख्तियार सीने के हिस्से पर जा टिका जहां चोट लगी थी। बस वक्त का वही एक लम्हा मेरे हाथ से फिसलकर जानू की झोली में जा पड़ा था और इसी एक लम्हे से उसने फायदा उठाया था। वो किसी खूंखार दरिंदे की तरह मुझ पर आन पड़ा। उसके घूंसे किसी पहलवान के मकदर से कम नहीं थे। 2 ही घूंसों में उसने मुझे जमीन पर लिटा दिया और फिर उसकी ठोकरों ने मेरा जोड़ जोड़ हिला के रख दिया। उस जानू ने मुझे रुई की तरह धुनक के रख दिया, इस तरह कि मेरे बदन का कोई हिस्सा ऐसा ना रहा था जहां से टीसे उठ उठ कर मुझे बेचैन ना कर रही हूँ। इस दौरान वो बादल भी रस्सी लेकर वापस आ गया। ये मंजर देखकर वह हैरत से बोला, ये क्या हुआ उस्ताद, ये जहीर साहब क्यों पड़ा इस तरह, और ये कादर को क्या हो गया, ये गठरी बना क्यों पड़ा है। वो कुछ नहीं यार, वो जरा सी गलती हो गई हमसे, हम इससे गाफिल हो गए थे और इसी गफलत से ये सांड आज़ाद हो गया किसी तरह, इसने ये हाल कर दिया इन दोनों का। अच्छा, बड़ा जोर है उस्ताद इसमें तो, तुम्हारे सामने इसने उन्हें लंबा कर दिया। हाँ, ये साला पागल कुत्ता है, जरा भी मौका मिले तो झंझोड़ कर रख देता आदमी को। चलो इसकी टांगे बांधो, इसे उल्टा लटकाएंगे छत से। उन्होंने मेरी टांगे सीधी करके रस्सी से बांध दी। मैं खामोश पड़ा रहा। मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि मैं उनके इरादों की राह में मज़ाहिम हो सकता। फिर मुझे छत के नीचे उस जगह ले जाने के लिए जहां लोहे का कुंडा लगा था बादल ने उठाने की कोशिश की, मगर मैं उससे हिलाए तक न जा सका। वो बोला, उस्ताद हाथ लगाओ जरा तुम भी, बड़ी भारी लाश है ये तो, साला हिलाए भी नहीं जाता मुझसे। तेरे अकेले के बस का रोग नहीं है, चल संभाल एक तरफ से, मैं दूसरी जानिब से उठाता हूँ। वो दोनों मेरे दाएं बाएं आन ठहरे।
انہوں نے اپنا ایک ایک ہاتھ میری کمر کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ میری بغلوں میں دے کر مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے لیے انہوں نے خود ہی ایک بہترین موقع فراہم کر دیا تھا۔ جیسے انہوں نے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے، میں نے ان دونوں کے ہاتھ سہارا لینے کے انداز میں ان کی گردنوں پر رکھ دیے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتے میں ان کی رگِ احساس مسل چکا تھا۔ وہ دونوں کٹے ہوئے شہتیر کی طرح ایک ساتھ زمین پر ڈھہ گئے۔ ان چاروں آدمیوں کو یوں اپنے سامنے بے بس پڑے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، حالانکہ میرے بدن سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، لیکن جلد از جلد ان بھیڑیوں کے بھٹ سے نکل کر اپنی جان سلامت لے جانے کی آرزو مجھے حوصلہ بخش رہی تھی۔ میں چوٹوں سے اٹھنے والی تیز ٹیسوں کو برداشت کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے سہارے بالآخر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے پیروں کو رسی کی بندش سے آزاد کر کے باری باری ان چاروں خبیثوں کا جائزہ لیا کہ کہیں ان میں سے کوئی اٹھ کر میری راہ میں حائل تو نہیں ہو سکے گا۔ پھر آہستہ آہستہ بے سود پڑے ہوئے جانو کے قریب جا کر اس کا وہ پستول تلاش کرنے لگا، مگر وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو وہ مجھے ذرا فاصلے پر پڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے اپنی دوسری طرف پڑے ہوئے بادل کے لباس کو ٹٹولا، اس کے نیفے میں پستول موجود تھا۔ میں نے اسے نکال کر دیکھا، وہ گولیوں سے لبالب بھرا تھا۔ میں وہ پستول ہاتھ میں لے کر اٹھنے لگا تو میری پنڈلیاں کپ کپانے لگی۔ کوئی اور ہوتا تو وہیں لٹ جاتا، لیکن اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ ایک لڑکا مجھے یہ بھی لگا تھا کہ اس عقوبت خانے کی ویرانی باہر موجود کسی شخص کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لے۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ مجھے جس تل گھر میں لا ڈالا تھا ان ذلیلوں نے وہ کسی ویرانے میں واقع ہوگا۔ یقیناً کی جگہ کسی عمارت کا تہخانہ یا کوئی ایسا حصہ تھی جہاں سے اٹھنے والی چیخو پکار کی آوازیں عمارت کے باہر کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ ایسی صورت میں اس کمرے کے باہر یا عمارت کے کسی اور حصے میں کچھ اور لوگوں کی موجودگی بھی ضروری تھی۔ جو لوگ اس عمارت میں موجود تھے وہ میری یہاں موجودگی سے بھی واقف رہے ہوں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ظہیر احمد مجھے کس مقصد کے لیے یہاں لایا ہے۔ چنانچہ میرا جلد از جلد باہر نکل جانا بے حد ضروری تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنا پورا وزن اپنے پیروں پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، پیشانی بھی کئی جگہ سے پھٹ چکی تھی اور چہرے پر سوجن کی وجہ سے آنکھیں کھولے رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے قمیص کے دامن سے آنکھیں اور منہ صاف کر کے اپنے ڈگمگاتے قدموں کو مضبوطی سے زمین پر جمایا اور سنبھل کر آگے بڑھنے لگا۔ جانو کے پستول کے پاس جا کر میں وہ پستول اٹھانے کے لیے جھکا تو میری کمر سے اٹھنے والی ٹیسوں نے مجھے دوبارہ سیدھا ہونے پر مجبور کر دیا۔ میرا جی چاہا کہ لات مار کر اس پستول کو دور پھینک دوں، مگر پھر اس خیال سے رک گیا کہ ممکن ہے مجھے باہر ایک سے زیادہ لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑے تو ایک پستول ناکافی ثابت ہو۔ چنانچہ سیدھا کھڑے ہی کھڑے میں آہستہ آہستہ گھٹنوں کو خم دیتے ہوئے نیچے بیٹھا اور پستول اٹھا کر دوبارہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حالت میری ایسی ہو رہی تھی کہ رات کے اس سمے کوئی کمزور آدمی مجھے دیکھ لیتا تو چیخ مار کر گر پڑتا۔ دونوں ہاتھوں میں پستول تھامے جما کے قدم رکھتا میں باہر نکلا تو پتا چلا کہ میں کسی تہخانے میں تھا۔ جہاں میں کھڑا تھا وہ بھی ایک بڑا سا کمرہ تھا، تیز روشنی کا ایک بلب وہاں بھی روشن تھا۔ میرے دائیں بائیں 2 کمروں کے دروازے اور بھی نظر آ رہے تھے۔ ادھر ادھر بے شمار لکڑی کی پیٹیاں چنی ہوئی تھیں۔ سامنے اوپر جانے کے لیے زینہ تھا جس کے اوپر دیوار میں کوئی ایسا راستہ نظر آ رہا تھا جسے باہر جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ دیوار بالکل سپاٹ تھی، اسے دیکھ کر وہاں کسی راستے کی موجودگی کا گمان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جو مجھے اس تہخانے سے باہر نکال سکے، لیکن اور جتنے بھی دروازے نظر آئے ان سب میں تالے لٹک رہے تھے۔ میں نے زینے پر چڑھ کر اوپر کی دیوار میں راستہ تلاش کرنے کے ارادے سے سیڑھیوں پر قدم دھر دیا۔ میرے پیر بار بار لڑکھڑا جاتے تھے، پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور سنبھل کر ایک ایک قدم اٹھاتا اوپر اٹھتا چلا گیا۔ شاید وہ اوپر سے 5ویں سیڑھی تھی جس پر پاؤں دھرتے سیڑھی کپ کپانے لگی۔ میرا توازن بگڑنے لگا۔ میں نے گھبرا کر اس پر سے پیر ہٹایا اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ بظاہر اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے احتیاط کے ساتھ ایک پیر اٹھا کر ایک بار پھر اس سیڑھی پر رکھ دیا اور آہستہ آہستہ اس پر زور ڈالنے لگا۔ اس بار اس میں کوئی گڑبڑ محسوس نہیں ہوئی، پھر بھی بہت محتاط انداز میں پیر جما کر میں نے اس پر دوسرا پیر رکھا۔ میرا پورا وزن پڑتے وہ سیڑھی تھوڑی سی نیچے دبی اور اس کے ساتھ ہی دیوار کی طرف سے ہلکی سی آواز سنائی دینے لگی جیسے بہت سی مکھیاں بھن بھنانے لگی ہوں۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ زینے کے اختتام پر نظر آنے والی دیوار کا 3 فٹ چوڑا نچلا حصہ نیچے سرکتا جا رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا ٹکڑا نیچے جا کر غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ اوپر جانے کا راستہ دکھائی دینے لگا۔ میں حیرت اور خوشی سے اسے دیکھتا وہ اوپر جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ ساتھ 3 طرف پھلوں کی پیٹیاں چنی ہوئی تھیں۔ جس راستے سے میں اوپر آیا تھا وہ بھی میرے اس کمرے میں قدم رکھتے ہی بند ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ دیوار برابر ہوئی، پھلوں کی پیٹی کی ایک قطار دائیں جانب سے سرک کر اس خالی جگہ پر جا ٹھہری۔ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی، میں نے آج سے پہلے دیواروں اور فروٹ کی پیٹیوں کی قطاروں کو اس طرح اپنے آپ حرکت کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس رزیل ظہیر نے پتہ نہیں کیسا مشینی نظام قائم کیا ہوا تھا وہاں۔ وہ کمرہ جہاں سرنگ کا دہانہ کھلتا تھا جس میں سے برآمد ہو کر میں وہاں آیا، اب کسی فروٹ مرچنٹ کے گودام کے سوا کچھ نہ تھا۔
उस गोदाम में दाखिल होने वाला कोई शख्स ये नहीं सोच सकता था कि उस गोदाम की कोई दीवार सहर सदा कर देने वाली भी है। यहाँ भी किसी अली बाबा ने खुलजा सिमसिम जैसा कोई दरवाज़ा छुपा रखा है जिसके पीछे उसके अमाल का सारा हिसाब महफूज है। यकीनन उस ज़हीर अहमद ने वहाँ फलों के जरिए मंशियात की हेरफेर का बड़ा मुनज़्ज़म और मामून सिलसिला शुरू कर रखा था। ऊपर फलों की पेटियां और नीचे तहखाने में मंशियात का ज़ख़ीरा कर रखा था उसने, जो या तो फलों के साथ लाई जाती थी कहीं से, या उसके इस तरह कहीं रवाना करने का बंदोबस्त किया जाता था। मैंने उस कमरे में नजर आने वाले वाहिद दरवाजे का रुख किया और उसके करीब जाकर बहुत आहिस्ता से उसमें मामूली सी झिरी पैदा करके बाहर झांकने लगा। वो किसी कोठी का अक़बी हिस्सा था। सामने कुशादा सब्ज़ाज़ार था जिसके चारों तरफ डमडम की बाड़ लगी थी। सब्ज़ाज़ार पर बच्चों के खेलने के झूले और इसी किस्म की दूसरी चीज़ें मौजूद थीं। गोदाम के दरवाजे के बिल्कुल सामने वो सुर्ख कार खड़ी थी जिसमें ठूंस कर वो मुझे यहाँ लाए थे। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा और खोलकर कार को पूरी तरह देखा तो ड्राइविंग सीट पर मुझे एक शख्स बैठा नजर आया। वो सीट की पुष्ट से टेक लगाए आराम से फैलकर बैठा हुआ था। मैंने दरवाजे को धीरे धीरे खोला और किसी तरह की आहट पैदा किए बगैर बाहर निकल गया। एक लम्हा वहां रुककर माहौल का जायजा लेने के बाद मैं गरबा कदम चलता हुआ कार के नजदीक जा पहुंचा। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स वो गहरी नींद में सो रहा था। मैं कार की अक़बी सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो एकदम हड़बड़ा कर उठ गया और पीछे देखे बगैर जल्दी से स्टीयरिंग व्हील संभाल कर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, किधर चले बॉस? क्या खत्म हो गया वो साला? जरा सी देर भी न चल सका? मैं तो बोलता हूँ इधर ही किसी कचरा घर में डाल दो, सवेरे तक कुत्ते बिल्लियां खा पी कर बराबर कर देंगे साले को। बेकार में समंदर तक जाकर इतना पेट्रोल काहे को जलाता है? उसकी ये बात सुनकर मैंने अंदाजा लगाया कि वो लोग मुझे जान से मार देने की नीयत रखते थे। वो मुझे धीरे धीरे ठिकाने पर लगाना चाहते थे। बड़ी दरिंदगी से इंतकाम की आग बुझाना चाहता था वो ज़हीर अहमद। मैंने अहद किया कि आइंदा सामना होने पर मैं उस भेड़ी का किस्सा तमाम के बगैर नहीं छोड़ूंगा उसे। वो इसका मुस्तहक नहीं था कि किसी तरह की रियायत दी जाती उसे। मुझे खामोश पाकर ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा और मुझ पर नजर पड़ती वो हैरत से दीदे फाड़ कर रह गया। तुम? मैंने पिस्तौल उसकी आंखों के सामने नचाते हुए कहा। चुप हो जा उल्लू के पट्टे, गाड़ी निकाल जल्दी यहाँ से। पिस्तौल देकर उसने जल्दी से स्टीयरिंग दोबारा संभाल लिया। किधर किधर जाएगा तुम? यहाँ से बाहर चलो पहले, फिर बताऊंगा। ये याद रखना कि पिस्तौल गर्दन पर रखा है तेरी। अगर कोई हरकत की तो गोली मारकर लाश कुत्तों के आगे डाल दूंगा। यही चाहता था ना तू भी कि मेरी लाश कुत्ते बिल्लियां खा जाए? नहीं माई बाप, तुमको नहीं बोलता था हम। उसने गाड़ी जल्दी से आगे बढ़ा दी। लॉन का चक्कर काटकर गाड़ी कोठी के सामने आई तो गेट पर दरबान नजर आया मुझे। वो गेट बंद किए बैठा था। अगर गाड़ी उसके करीब जाकर रुकती तो वो सूरत हाल जानकर कोई गड़बड़ कर सकता था। लिहाजा मैंने ड्राइवर से कहा, हॉर्न बजाकर गेट खोलने का इशारा दो इसे। खबरदार कोई और हरकत मत करना। उसने फौरन हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। दरबान ने हॉर्न सुनते ही तेजी से उठकर गेट खोल दिया। ड्राइवर मौजूदा सूरत हाल से खासा बदहवास हो रहा था। गेट खुलते वो पूरी रफ्तार से कार को बाहर निकाल के ले गया। सड़क पर आने के बाद वो बोला, साहब अगर आप बोले तो हम आपको सराफत सेठ की कोठी पर छोड़ दें। तुम जानते हो शराफत अली को? उसकी बात सुनकर मुझे सारी मुश्किल आसान होती दिखाई देने लगी। उसको कौन नहीं जानता साहब, आपको उधर होटल में उसके साथ ही तो देखा था हम लोगों ने। ठीक है वहीं ले चलो मुझे। क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं साहब, आपको आज हमने पहली बार देखा, पर वो बॉस जानता आपको, बोलता था आप उसको कभी चोट दे गया था। वो बड़ा खतरनाक आदमी है साहब, इधर बड़ा बड़ा लोग दब के रहता उससे। आप बहुत जीदार आदमी हैं, हम ऐसे लोगों की बहुत कदर करता हूँ। क्या आपने उन लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया साहब? नहीं यार, अब ऐसा भी आदमी नहीं हूँ मैं कि ज़रा ज़रा सी बात पर बंदे मारता फिरूँ। आप इसको ज़रा सी बात बोलता है, वो तो आपको ख़त्म कर देने के वास्ते ले गया था उठा के। हम हैरान हो आप कैसे बच गया उनसे। उधर वो 4 आदमी था, आप अकेला, फिर भी आपने मार दिया उन सारों को। मगर तू ऐसी बातें क्यों करता है मेरे भाई? आदमी तो तू भी उसी ज़हीर अहमद का है ना, फिर तू उसके खिलाफ जहर क्यों गल रहा है? क्या मसलहत है इसमें तेरी? कहीं इस पिस्तौल ने तेरी जुबान तो नहीं बदल दी? ऐसी बात मत बोलो साहब, हम बोला हूं ना आपको कि हम जीदार आदमी का गुलाम हो, और जो आदमी उस साला जानू को कल्टी कर सकता है उसको तो हम सर पर बिठाता हूँ अपने। वो जानू ने इधर बांध रखा है हमको, वो ही लाया था हमको इधर नौकरी के वास्ते। अभी हमको डराता है, धमकी देता है कि नौकरी छोड़ेगा तो कत्ल कर देगा। मेरी हालत बहुत अबतर हो रही थी और वो मुझे मुसलसल बोलते रहने पर मजबूर कर रहा था। वो आदमी भी कोई बहुत ही दुखों का मारा मालूम होता था। उसकी बातों से यही जाहिर होता था कि वो उस माहौल में खुश नहीं है। किसी बड़ी मजबूरी ने उसे ज़हीर अहमद के खूंटे से बांध रखा था। वो कहता था कि जानू से वहां घेर कर लाया था। ये बात किसी हद तक दुरुस्त थी। उसे परखने के लिए कोई पैमाना, कोई कसौटी नहीं थी मेरे पास। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो मुझे शराफत अली की कोठी पर ही ले जा रहा था या किसी और दलदल में फेंकने जा रहा था। क्या पता उसे मेरी हालत का अंदाजा भी था या नहीं, और ये भी मुमकिन था कि वो मेरी बातों, मेरी आवाज़ से यही मालूम करना चाहता कि मुझ में वो पिस्तौल भी ज़्यादा देर तक
उस पर सीधा किए रहने की ताकत भी है कि नहीं। उसने बस चंद लम्हे मुझे देखा था और किसी उस जैसे आदमी के लिए मेरा चेहरा खून से रंगीन होने के बावजूद ये फैसला करना मुश्किल ही था कि वो खून मेरे अपने जख्मों से बहकर आया था या किसी और के लहू की धारें मुझे गुसल दे गई थी। वो मेरी आवाज़ की नकाहत से ही कुछ अंदाज़ा कर सकता था। इसके लिए एक ही तरीका था कि मुझे मुसलसल बोलते रहने पर मजबूर किया जाए, और वो ऐसा कर भी रहा था। मैं भी इस बात को अच्छी तरह जानता था और अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ करके अपनी आवाज़ की घनगरज को बरकरार रखे था। नाम क्या है तेरा? तू तो मुझे कोई बड़ा ही दुखों का मारा लगता है। सलामू नाम है मेरा जी। वैसे मेरे बाप बाप ने मेरा नाम सलमान रखा था, पर हमारे उधर असल नाम से कोई किसी को नहीं बुलाता। मेरा नाम भी उन्होंने सलमान से सलामू कर दिया, जैसे वो जान मोहम्मद जानू हो गया। ये जानू को रिश्तेदार है तेरा? इसकी बहन है जी मेरे घर में, बड़ी नेक बीवी है वो। माँ बाप भी उसके बहुत नेक है। पता नहीं ये ऐसा कैसे हो गया, घर में कोई राजी नहीं है जी इससे। मगर तुम कैसे आन फंसे इसके साथ, ये जानते हुए भी कि वो ठीक आदमी नहीं है? बस जी क्या बताऊं, किस्मत की खराबी थी मेरी। नौकरी छूट गई साहब। पहले मैं ट्रक चलाया करता था बजरी का, एक एक्सीडेंट हो गया। मालिक ने उस बात पर छुट्टी कर दी मेरी। हालांकि नुकसान इतना नहीं हुआ था उसका। फिर मैं बेकार फिरता रहा बहुत दिन। मेरी बेकारी से तंग आकर घरवाली ने इसको बोला कि मुझे नौकरी से लगवा दे किसी जगह। बस जी इसने इधर जहीर साहब के पास ड्राइवर लगा दिया। जब मुझे इसके काले धंधों का पता चला तो मैंने नौकरी छोड़ने को बोला, पर उस कुत्ते जानू ने बिल्कुल तोते की माफिक आंखें फेर ली। बोलने लगा, नौकरी छोड़ेगा तो जान से मार दूंगा, भले अपनी बहन को जिंदगी भर बिठा के खिलाना पड़े। ऐसा क्यों करता वो? तुझे जबरदस्ती क्यों बांध कर रखा उसने? छोड़ने क्यों नहीं देता ये नौकरी? वो साहब जी पहले तो बोलता था मेरी बात खराब हो जाएगी ऐसा करने से। मैंने बड़ी मुश्किलों से राजी किया है बॉस को। मैं फिर भी ना माना तो वो बोलने लगा, अभी बॉस के राज पता चल गए तुझको। तू इधर से नौकरी छोड़ के जाएगा तो इधर का सारा पोल पट्टी खोल देगा। बस जी इसी वास्ते वो जाने नहीं देते मुझको। एक बार मैं घर बैठ गया था 3-4 दिन तक, तो ये कुत्ता जानू पकड़ के ले आया मुझे और इधर बांध के इतना मारा कि मैं महीने भर तक बिस्तर पर पड़ा रोता रहा। उस दिन के बाद मैंने कभी नौकरी छोड़ने को नहीं बोला इससे। आज मेरा दिल बहुत खुश है साहब, बहुत खूब बदला लिया आपने उससे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अब मुझे छोड़ के तुम वापस जाओगे तो वो लोग तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम मुझे क्यों ले गए थे। मुमकिन है वो तुम्हारे साथ फिर कोई ज्यादती करे। वो जी मैं आपको खुद तो नहीं लाया हूं ना, मुझे तो आप पिस्तौल दिखा कर ले जा रहे हैं। ठीक है यार अब तू चुप हो जा और मुझे जल्दी से शराफत अली की कोठी पर पहुंचा दे।